नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 5 दिसंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग असम ट्रिब्यून का एडिटोरियल पेज से ये आर्टिकल हमने लिया है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023, जिसका जो क्या सेलिब्रेट किया जाएगा जा रहा है इनफैक्ट रिसेंटली, और इसका नाम है GPAI समिट। ध्यान दीजिएगा, ये एक आर्टिफिशियल समिट है, इसका शॉर्ट फॉर्म है GPAI। GPAI स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ठीक है, नाउ ये जब नाम से ही पता चल रहा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब दुनिया कहीं ना कहीं एक साथ आ रही है, पार्टनरशिप कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। यस, एब्सोल्युटली। इसीलिए ये बोला जा रहा है ये समिट जो है ना, इसमें डिफरेंट देश से AI एक्सपर्ट्स, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेक होल्डर्स आती है फ्रॉम ऑल द मेंबर्स कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियंस, और एक जगह में एक प्लेटफॉर्म में वो लोग बात करते हैं AI को कैसे फुल प्रूफ बनाया जा सके, कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सके, कैसे ऐसे बनाया जा सके जिससे जो भी कंसर्न्स फेस किए जा रहे हैं दुनिया भर में, वो कंसर्न्स कम से कम हो सके। नाउ वैसे तो ये AI समिट जो है कंडक्ट होने वाला है, क्लियरली असम ट्रिब्यून में लिखा हुआ था दैट इस मंथ के रफली अराउंड 12 से लेकर 14, आज तो 5 तारीख हो गया ना, तो 12 से लेकर 14 के बीच में होगा। उसके बाद इसके क्या क्या आउटकम्स आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे ये आर्टिकल में जो जो चीज़ें दिखी हुई हैं ना, बहुत सारा मतलब बहुत सी चीज़ें तो ऐसी दी हुई हैं जो क्या किए जाने वाले हैं, मतलब इन फ्यूचर, राइट। सो ऑफ कोर्स वी आर स्किपिंग दोज थिंग एज ऑफ नाउ, राइट। और मैं ये क्यों स्किप कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये हो जाएगा ना ऑलरेडी, तो उसके बाद मतलब 14 तारीख तक, 15 जनवरी तक, 15 दिसंबर तक हम लोग को एक बहुत अच्छे मटेरियल्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें इस आर्टिकल में प्रॉपर एनालिसिस कर सकेंगे। बट अभी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, अभी के लिए हम लोग देखेंगे दैट ये जो GPAI समिट कंडक्ट किया जाएगा, राइट, इसके मेन मतलब इसके ये क्या है, समिट क्या है, इसको कब स्टार्ट किया गया था, राइट। तो हाईलाइट अगर देख लीजिएगा, यस, सो टोक्यो ऐसा पहला एशियन सिटी था जिसने इस समिट को होस्ट किया था। और ये जो समिट होता है, इसमें 4 थीम्स को मेनली फोकस किया जाता है जिस पर डिस्कशंस की जाती है। सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबल AI, दैट इज कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके, डेटा गवर्नेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके, वर्क फ्यूचर का कैसे होगा। बोला जा रहा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे जॉब जाएंगे, राइट। तो वो वही बोला गया ना दैट वर्क मॉड्यूल कैसा होगा फ्यूचर का, और ओवरऑल कैसे इनोवेशंस लाया जा सके, कैसे कमर्शियलाइजेशंस लाया जा सके। सो यस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लॉन्च वैसे किया गया था 2020 में, जिसमें 15 मेंबर्स थे। नाउ ये जो है GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ fruition of idea which is developed by G7, right, and ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मेन एम क्या है, मेन एम यही है दैट थ्योरी और प्रैक्टिस में, देखो थ्योरी अलग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और रिगार्डिंग अगर एक्चुअली में प्रैक्टिस करने देखोगे, राइट, तो उसके में बीच में कुछ न कुछ गैप एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उस गैप को फिल कैसे किया जा सके, कैसे सपोर्ट किया जा सके कटिंग एज रिसर्च को इस सेक्टर में, और इस सेक्टर में सिर्फ रिसर्च ही नहीं करे बल्कि रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है ना, वो हमारे डे टू डे लाइफ में भी कैसे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसीलिए बोला जा रहा है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो क्या कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। कैसे? बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एवरी मेंबर्स इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। वही तो मैंने बोला ना दैट, देखो स्टार्टिंग में ही तो बोला दैट AI एक्सपर्ट्स जो है पूरा दुनिया भर से, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वेरियस स्टेक होल्डर्स जो है फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, वो एक साथ बैठेगी, राइट। तो वही बोला जा रहा है दैट इसमें जो एक्सपर्ट्स है फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एकेडमियाज भी एक साथ आएंगी, जो क्या बात करेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर को लेकर। नाउ इसके मेंबर कंट्रीज की अगर बात करें, एट प्रेजेंट GPAI में 25 मेंबर्स हैं, जिसमें दीज आर द मेंबर्स, जिसमें यस इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम, राइट। एंड इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो है, यस दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स, राइट। सो बहुत समय देखो, अगर टफ क्वेश्चन अगर पूछना हो तो ये मैक्सिमम इतना भीतर में घुस जाएंगे, बताओ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडिंग मेंबर्स क्या इंडिया था, राइट। तो यस इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर्स एज वेल, राइट। तो देखो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं याद करोगे, एंड डोंट वरी, आई डोंट थिंक दैट मैं अभी जल्दी स्किप कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इस
पीडीएफ का जो नीचे लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक फंड के बारे में जो क्या यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के द्वारा COP28 क्लाइमेट समिट में अनाउंस किया गया, और उन्होंने बोला है दैट इस फंड का नाम होगा एल्टेरा, है ना, एल्टेरा। ये एक लैटिन वर्ड है एल्टेरा, जिसको बोला जाता है दैट मतलब इसका मतलब होता है ऑल्ट्रेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वेरिएशंस, राइट। और ये क्लाइमेट फंड होगा। तो क्लाइमेट फंड में कितना $1 मिलियन होगा? 30 बिलियन डॉलर्स का होगा। 30 बिलियन, मिलियन नहीं बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो वही $30 बिलियन का होगा, और इस फंड का एम होगा दैट ये अराउंड $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, दैट इज 2100, जिसमें 25 बिलियन जो है वो एलोकेट किया जाएगा टू मेक क्लाइमेट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, और जिसमें 5 बिलियन जो US डॉलर्स है उनको दिया जाएगा ग्लोबल साउथ कंट्रीज को, जिससे वो इंसेंटिवाइज कर, जिससे उनके इन्वेस्टमेंट को क्लाइमेट रिलेटेड एक्सचेंज मतलब क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट से जो भी एडेप्टेशन या फिर मिटिगेशन मेजर्स ला रहा है उसमें वो इन्वेस्ट कर सके। और ग्लोबल साउथ कंट्रीज में कौन कौन आता है? यस, चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, सब कुछ। मतलब ओवरऑल जो है ये हम लोगों ने बहुत बार पहले देखा है दैट ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में बेसिक डिफरेंस क्या है ना, ऐसा नहीं दैट जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वो लोग ग्लोबल साउथ में आता है, नहीं, ये कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को क्लास में पूछा था, सर आपने जो पढ़ाया था क्या इसका मतलब है? नहीं, ये नहीं है। ग्लोबल साउथ का मतलब और ग्लोबल नॉर्थ, अगर कंटेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, देन ग्लोबल नॉर्थ में वो कंट्रीज आते हैं जो क्या रिस्पेक्टिवली रिच कंट्रीज होता है। जैसे अगर आप देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है ना, वो तो सदर्न हेमिस्फीयर में, एक्सट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर में, बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ, राइट। बट यस, इंडिया तो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, चाइना तो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट स्टिल वी आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। समझ रहे हो बात? समझ रहे? तो यहाँ पर जो बोलेगा ना $5 बिलियन, इससे इंसेंटिवाइज किसको दिया जाएगा? यस, वैसे कंट्रीज को जो क्या ग्लोबल साउथ में है, और वो जिससे अपने क्लाइमेट रिलेटेड एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स से लड़ सके, राइट। और ये फंड्स सीक्स टू स्टीर प्राइवेट मार्केट टुवर्ड्स द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। मतलब मेन जो इस फंड का यही है दैट कैसे प्राइवेट मार्केट को चैनलाइज किया जा सके, जिससे वो क्लाइमेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर सके, स्पेशली इन इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल एज डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, ये फंड का जो इन्वेस्टमेंट है इट्स को गाइड किया जाता है बाई 4 की पिलर्स। एंड व्हाट आर दोज की पिलर्स? फर्स्ट इज एनर्जी ट्रांजिशन, दूसरा इज इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन, तीसरा इज सस्टेनेबल लिविंग, एंड चौथा इज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी टॉप ऑफ फॉर्म, राइट। सो नेक्स्ट इज ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। नाउ देखो, अभी COP28 में आपसे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आपको देखने को ही मिलेंगे, राइट। सो वैसे ही एक इनिशिएटिव है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया गया है भाई हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एंड मेन जो इसका फोकस है दैट वो यही है दैट कैसे वॉलंटरली इन्वायरमेंटल एक्शंस को इंसेंटिवाइज किया जा सके, और इसका प्राइमरी फोकस यही होने वाला है दैट पेड़ पौधे को लगाना, दैट इज एफॉरेस्टेशन, और वाटर को कंजर्व करना, राइट। सो ये जो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डायलॉग, पॉलिसी मेकिंग्स और कोलाबोरेशंस किया जाएगा, जिसमें इनोवेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बातचीत की जाएगी, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाई जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रीन क्रेडिट का तो नाम सुना ही होगा। नाउ ग्रीन क्रेडिट क्या होता है? ये एक ट्रेडेबल कमोडिटीज होता है ना, जो क्या डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म में अलाउ किया जाता है सेल करने के लिए। एक्चुअली में ग्रीन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, जैसे से फॉर एग्जांपल आपका एक फैक्ट्री है, मेरा फैक्ट्री है, राइट। तो ये मैं हूँ, ये आप हो, राइट। तो अब क्या हो ना दैट, सॉरी ये वाला मैं हूँ, ये मेरा फैक्ट्री है और ये आप हो, ठीक है। अब सरकार ने बोला दैट मेरा इंडस्ट्री हिसाब से मैं 100 यूनिट का कार्बन ही रिलीज़ कर सकता हूँ, और आपके इंडस्ट्री के हिसाब से आप 200 यूनिट का कार्बन ही रिलीज़ कर सकते हो। बट मैंने 100 यूनिट की जगह सिर्फ 80 यूनिट्स रिलीज़ किए, और आपने 200 यूनिट की जगह 220 यूनिट्स रिलीज़ किए, तो आपके 20 ज़्यादा हो गया, मेरे पे 20 कम ना। तो मैं आपको कार्बन क्रेडिट दूंगा और उसके बदले में आप मुझे पैसे दोगे। समझो बात? मतलब ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कमांड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो कार्बन को रिलीज़ करती है उनको बोला जा रहा है दैट भैया देखो आप कम से कम ही कार्बन रिलीज़ करो, जिससे आपका कंट्रीब्यूशन जो है इन्वायरमेंट के
एक्सटर्नैलिटीज़ जो आप क्रिएट कर रहे हो उसमें कम से कम हो, राइट। तो वही बोला गया दैट ये ग्रीन जो कार्बन ग्रीन क्रेडिट्स या फिर कार्बन क्रेडिट्स बहुत समय जो बोला जाता है, उसका मेन एम यही है दैट कैसे वेरियस एक्टिविटीज़ जैसे ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, इनको स्टिमुलेट किया जा सके। और कैसे? ऑफ कोर्स बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। किसको? कॉरपोरेशंस को, प्राइवेट एंटिटीज़ को। और इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और ये इनिशिएटिव ऑपरेट करती है किस मैकेनिज्म के ऊपर? मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के ऊपर, जो क्या इनकरेज करता है कोई भी इंडिविजुअल को, कम्युनिटीज़ को, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को और कंपनीज़ को, जिससे वो पार्टिसिपेट कर सके इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में। इसको नोटिफाई किया जाता है थ्रू ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 बाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये भी किस एक्ट के अंडर ये करती है? वो है एक्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। आई होप दैट दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल टू यू गाइज, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव। अगेन COP28 कम्स टू फोर्स है, राइट। नाउ ये क्या है? देखो ये सब कुछ अपने नोट कॉपी में लिख लो, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि एक भी चीज़ अगर छूट गया ना, एंड सिंस दिस इज अ वेरी बिग, कोई भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं पार्टीज, एंड आपको तो पता ही है क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो समय के साथ साथ हर मेंस में आप देखो 2023 वाला, 2021 वाला, आप देखो ना, क्वेश्चन देख लो ना, मैं कहाँ ग्लव तो नहीं मार रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख लो दैट दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, राइट। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज दैट यू गाइज शुड ऑल्सो फोकस है, राइट। सो यहाँ पे बोला गया ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, दैट इज अफ्रीकन लीडर्स ने लॉन्च किया ये ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, जिसका एम क्या है? एम यही है दैट कैसे एक्सेलरेट किया जा सके ग्रीन ग्रोथ अफ्रीकन इंडस्ट्रीज में और अट्रैक्ट किया जा सके उससे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। नाउ ये जो इनिशिएटिव है ये बिल्ड होता है ऑन द एग्जिस्टिंग 4.5 बिलियन अफ्रीकन ग्रीन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द UAE जो 4.5 बिलियन अफ्रीकन ग्रीन मतलब इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसी के ऊपर ये बिल्ड किया हुआ इनिशिएटिव है। नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, राइट। सो मेनली इस इनिशिएटिव का हाईलाइट ही ये है दैट इंडस्ट्रीज ऐसा तो नहीं ना दैट अफ्रीका में इंडस्ट्रीज बनाना बंद कर दोगे, नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगा, बट वो ऐसे होगा जिससे क्या सस्टेनेबल वे में वो हो सके, राइट। और इसके लिए जो भी जस्ट एंड इक्विटेबल पार्टनरशिप का ज़रूरत है, यस, वो भी किया जाएगा। लीडर्स मेनली इसमें एम्फेसाइज कर रहे हैं दैट कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने पड़ेंगे ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना दैट अभी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, है ना, दैट टू इन अ ग्रीन मैनर, सो देयर आर मेनी रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट, राइट। सो एट द सेम टाइम वी शुड मेक श्योर दैट वी शुड de-risk these initiatives, right? So ये इनिशिएटिव का एम है दैट कैसे पोजीशन किया जा सके अफ्रीका को एज अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड रिसोर्सेज, राइट। सो अफ्रीका को अगर देखो पोजीशन किया जाएगा ना दैट ग्लोबल सप्लायर ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड रिसोर्सेज, सो ऑफ कोर्स it will become very much easy for Africa per se to I mean like दुनिया कहीं ना कहीं अफ्रीका में फोकस करेगी, सिर्फ UAE ही नहीं फ्यूचर में, और कहीं ना कहीं कर भी रही है। आप अगर देखोगे इंडिया देख लो, चाइना देख लो, USA देख लो, सब कहीं ना कहीं अफ्रीका के ऊपर क्यों पड़े हुए हैं पता है? अफ्रीका अब देखो सबका मेन एम क्या है ना, अफ्रीका के लोगों का दिल जीतना, क्योंकि हमें सबको पता है दैट अफ्रीका में रिसोर्स की भरमार लगी हुई है, राइट। और फ्यूचर में देखो क्या हुआ, पहले इंडिया में रिसोर्स की भरमार लगी हुई थी तो UK वाले इंडिया में आके रिसोर्स को सक करके चले गए, है ना। अभी भी बहुत सारे अफ्रीका जो है अभी भी काइंड ऑफ शूडो कॉलोनी है आपका फ्रांस का, राइट, जो कि फ्रांस भी एक्सट्रैक्ट कर रही है ना। तो इसीलिए तो रिवोल्यूशंस आ रहे हैं ना उन रीजन्स में। तो ओवरऑल दुनिया का कहीं ना कहीं एम है दैट अफ्रीका को खुश किया जा सके, और इसलिए अफ्रीकन लीडर्स को बहुत सारे कंट्री कुछ इन्वेस्ट, जैसे यहाँ पे UAE इन्वेस्टमेंट दे रहा है ना, अलग अलग ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ग्रीन बातें की जा रही है। बट देखो दीज आर ऑफ कोर्स द मैटर्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड ऑफ कोर्स, एंड ये जो है मैटर्स मेंस के पर्सपेक्टिव में कैसे इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में कैसे इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपको पूछ लेगा डायरेक्टली ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, है ना,
किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना, किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है, राइट, ये सब पूछ सकता है। और आपको मैक्सिमम ये पूछा जा सकता, अगर मेंस में कुछ क्वेश्चन है बताओ दैट हम लोग ग्रीन ट्रांजिशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो रिसेंटली आप बता सकते हो दैट COP28 में जो है मेक श्योर किया, मतलब अफ्रीकन इंडस्ट्रीज़ का जिससे ग्रीन ग्रोथ किया जा सके और जिससे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को अट्रैक्ट किया जा सके, इसके लिए UAE के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट्स के थ्रू ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अफ्रीकन लीडर्स के द्वारा। सो दिस काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स कैन बी टॉक अबाउट इन द in this kind of current affairs, right? Next is World Malaria Report, जिसने हाईलाइट किया इंडिया का सक्सेस इन रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस डेथ, और ये भी क्या 30% डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है केसेस में, और मोर्टेलिटी केसेस में 34% डिक्लाइन देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और ये रिपोर्ट जो है ना 2022 का रिपोर्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, इसका मतलब 2021 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सवाल होता है दैट इस सक्सेस जो पाया गया है उसके पीछे का रीजन्स क्या है, उसके पीछे का रीजन्स जो बताया जा रहा है, पहला रीज़न बताया जा रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर, रिमोट एरियाज में बहुत अच्छे से पहुँचा है, डिजिटल डेटा बैक्ड सर्विलांस जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, और साथ ही साथ जो इफेक्टिव मैनेजमेंट जो किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन इंसेक्टिसाइड, मॉस्किटो नेट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्यों, और देखियो गरीब रीजन्स में भी सरकार मेनली फोकस कर रही है दैट जहाँ पे भी मॉस्किटोज़ का काफ़ी ज़्यादा ये है, वहाँ पे एटलीस्ट मॉस्किटो नेट्स प्रोवाइड किया जा सके, एंटी मलेरियल ड्रग्स का प्रोविज़न दिया जा रहा है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या मुझे लगा, जो क्या ऑफकोर्स आप अभी ध्यान में रख लेना, राइट, हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन कभी भी होता है तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट से डिस्कस करते हैं ना, बट यहाँ पर देखना अर्बनाइजेशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिख रहा है। अर्बनाइजेशन रिड्यूसेस द मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड। देखो पहले अगर कोई रीजन में जंगल है ना तो वहाँ पर मॉस्किटो ज़्यादा ब्रीड करेंगी, बट वहाँ पर अगर जंगल चला गया, आप बिल्डिंग बना दे रहे हो तो ऑफकोर्स आप साफ सफाई रखोगे, राइट, तो वहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड करेगी नहीं, तो अर्बनाइजेशन का ये फ़ायदा भी होता है समझ रहे हो, तो ये सब ज़रूर से ध्यान रखा। मलेरिया के अगर बारे में बात करें, यस एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो क्या पैरासाइट बेसिकली एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, राइट, ये मॉस्किटो से एक पैरासाइट से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है। और मलेरिया वैक्सीन्स डेवलप ऐसा नहीं है दैट नहीं है, हाँ 60 साल पहले ही किया गया था, जिसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स नाम से, एंड WHO ने भी रिकमेंड किया है 2 मलेरिया वैक्सीन, RTS और R21 या फिर मैट्रिक्स M नाम का वैक्सीन। तो ऑफ कोर्स इतना नाम नहीं याद रखना, बट यस यू शुड नो दैट। बहुत समय एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है UPSC में एक क्वेश्चन आया था दैट शायद हेपाटाइटिस A या B के बारे में, राइट, और वहाँ का एक ऑप्शन था, होता नहीं है दैट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन था दैट इस डिजीज़ के लिए क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है, राइट। सो सिमिलरली दे माइट आस्क यू मलेरिया में भी 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा दैट ये फैलता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोमलीज मॉस्किटो, और दूसरा रहेगा दैट मलेरिया वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर ऑलमोस्ट 60 years, right? So again, it absolutely depends on the way you portray these things, right? So I hope that this is done, and yeah, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।